तो सेकेंडली टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया, सो भारत और यूएई के बड़े अच्छे रिलेशंस है डेफिनेटली। अभी यो पुलवामा भी हुआ, उसके बाद इनफैक्ट बालाकोट में तो अमेरिका के साथ यूएई और सऊदी दोनों ने विंग कमांडर अभिनंदन की जो रिहाई का जो प्रोसेस बना, इन तीन देशों का क्लियर कट रोल था पाकिस्तान को प्रेशर करने में फॉर द रिलीज ऑफ आवर विंग कमांडर। ये चीजें रही। इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत आ रही है यूएस से इंडिया में, राइट? यही तो पाकिस्तान को तकलीफ भी है कि वो वहां पर जिस तरह की कोशिश करता रहा है, उनकी फौज के रिटायर्ड जो अफसर हैं वहां ट्रेनिंग देते हैं, सऊदी अरब की अगर हम बात करें, उनकी फौज को सलाह दे, ये सारी कारगुजारियों के बावजूद भी तवज्जो हिंदुस्तान को बड़े पैमाने पर मिलती है, सीधी मिलती है, और जो बड़े इश्यू होते हैं उस पर हिंदुस्तान का ये मुस्लिम ममालिक, जो बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, मजबूत हैं, पैसे वाले हैं, साथ देते हैं। ऐसे में यहां पर ये ही तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खरता है, बिल्बिल उठता है। और डेफिनेटली यस, इसमें सऊदी में बड़ी और पॉइंट्स हैं, एब्सोल्युटली यस। देखिए पॉइंट इसकी, भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बड़ी मार्केट है। सऊदी को भी देखिए, हर एक को अच्छे स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स चाहिए। सऊदी अरेबिया भी ऑयल से हट करके इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी में जाने का प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया एक $500 बिलियन की पूरी एक नई सिटी बना रहा है, नियॉन सिटी जो वो कह रहा है, उसके लिए वो इन्वेस्टर्स इन्वाइट कर रहा है, राइट? वो रहा तो भारत एक अच्छा पार्टनर बनता है। दूसरी बात, सऊदी ने भारत में इन्वेस्ट किया है, ऑयल रिफाइनरीज में करा है हमारे स्ट्रेटेजिक, और पिछले हफ्ते जामनगर रिफाइनरी ऑफ मुकेश अंबानी में $15 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं। और इसका मैं आपको एक दूसरा एंगल बताऊं, जामनगर दुनिया की बहुत बड़ी रिफाइनरी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड, राइट? $75 बिलियन की कीमत है। कल को अगर वॉर होती है, पाकिस्तान जामनगर को टारगेट नहीं करेगा क्या? अभी तक भाई देखो, जो भी दुश्मन है उसको दूसरे दुश्मन के इकोनॉमिक टारगेट्स को अटैक करना है। तो जामनगर वाज अ सिटिंग डक बॉर्डर के पास। अब सऊदीज ने इन्वेस्ट कर दिया उसमें $15 बिलियन। तो आप सोचते हैं कि पाकिस्तान, अगर खुदा ना चाहे जंग होती है, पाकिस्तान जामनगर में अटैक करेगा? नहीं करेगा, इट विल नॉट डेयर टू। सो इन अ सेंस ये बड़ी इंटरेस्टिंग डील है कि सऊदी ने भी जो इन्वेस्ट किया, उन्हें भी पता है भाई जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, बॉर्डर में क्या टेंशन चल रहे हैं। बट जो रिलायंस की ये डील है, इट्स अ वेरी स्मार्ट डील। मैं कहूंगा कि कंपनी ने अपने एक तरह की इंश्योरेंस कर ली है ऑफ अगेंस्ट वॉर रिस्क। ना बाकी और चीजें रही, तो इंडिया का डेफिनेटली रिलेशंस ग्रोथ विद बोथ सऊदी, यूएई और देशों में भी तो बहुत ही अच्छे ट्रैक पे चल रहा है हमारा कोलैबोरेशंस, कोऑपरेशन। तो इट्स अ वेरी आई थिंक वेलकम मूव। और ऑब्वियसली कमिंग आफ्टर 370, अब मोदी जी पहली बार बाहर जा रहे हैं, अदर देन भूटान, राइट? भूटान तो नेबरहुड में जाते हैं, पहला पॉलिसी। बट गोइंग टू यूएई और वहां पे ऑर्डर ऑफ शेख जायद रिसीव करना, एंड दैट अवार्ड इज फॉर पीस, हार्मनी, द वैल्यूज ऑफ शेख जायद। उन वैल्यूज को है, शेख जायद की जो वैल्यू है, वो कहते हैं कि वॉकिंग टुगेदर हैंड इन हैंड। शेख जायद का बहुत जाना माना एक स्टेटमेंट है, वी ऑल वॉक टुगेदर हैंड इन हैंड। तो उन प्रिंसिपल्स को लेके मोदी जी को जो अवार्ड मिल रहा है, सो आई मीन इट इंडिकेट्स मेनी थिंग्स। बहुत अहम बात, बहुत अच्छी बात और साफ बात शिवम। लेकिन विपक्ष को तकलीफ हमेशा बनी रहती है, और वो आप लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। कश्मीर के बाद से हम देख रहे हैं, और हर पहलू पर, चाहे वजीर आजम का कहीं दौरा, मतलब हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा डाला, बर्बाद कर दिया, इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। क्या जवाब देंगे? देखिए, क्रिटिसिज्म की जहां तक बात है, इस सरकार ने कभी मना नहीं किया। जितना भी आप क्रिटिसाइज करें, ठीक है, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनके लिए क्रिटिसिज्म तो 2002 और 2003 से पहले से ही क्रिटिसिज्म चलता आ रहा है। तो कोई नहीं, ठीक है, उस चीज को तो सरकार हमेशा से एक्सेप्ट करती आई है। लेकिन परेशानी वहां पर है कि जब कोई देश के इंटरेस्ट में कोई काम हो रहा है, या सरकार कोई मूव करती है और वो देश के साथ है और देश के हित में है, तो आप सरकार को क्रिटिसाइज करते करते कब आप देश को क्रिटिसाइज करने चले जाते हैं, और कब एक पाक परस्ती वाली लैंग्वेज पर आप आ जाते हैं, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप देखिए, 2-3 ऐसे लोग हैं जो इस समय पाकिस्तान, चाइना और उनके साथ मुट्ठी भर हैं, जिनकी जो स्टेटमेंट है सिमिलरली एक जैसी आपको मिलेंगी। इसके अलावा हम चाहे इंटरनेशनल लेवल पर ले लें, किसी भी कंट्री को ले लें, देश में ले लें, सभी, इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग गिने चुने हैं जिन्होंने इसको कहा। तो मेन चीज, सबसे बड़ी परेशानी यहां पर है कि आपको क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है, आप एक प्रॉपर विपक्ष की एक भूमिका निभाना चाहते हैं, आप निभाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इस देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते, तो वहां पर इस देश की जनता जो है, उनको वैसा ही पनिश
पनिशमेंट देती है। 2019 में आपने देखा किस तरह का मैंडेट मिला है। तो जाहिर एक चीज ये है, और दूसरा विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष के पास मुद्दों की भारी कमी है। 2014 के बाद से जिस तरह से उन्होंने एक इस सरकार को लेबल करने की कोशिश की है, तो एक हिंदू एक्सट्रीमिज्म की सरकार है, जो लैंग्वेज आज इमरान खान बोल रहे हैं। आप अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में अरुंधति रॉय का अगर एक स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, 15 अगस्त को वो प्रिंट हुआ है, अगर आप उसको शायद पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं पाकिस्तान जिस लैंग्वेज में इस देश के प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते हैं, उससे शायद 10 गुना ज्यादा बेटर तरह से वहां पर वो लिखा हुआ है। और इनफैक्ट हमें लेबल किया गया फिलिस्तीन के बराबर और इजराइल के, इन सब चीजों में फंसाया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं पॉलिसीज को लेकर, करिए, बात करिए, आप संसद में अपनी चीजें रखिए, लेकिन वही स्टेटमेंट्स जो आप देते हैं, कल वो पाकिस्तान के अखबार में होती है या किसी इंटरनेशनल मीडिया में होती है, तो आप इस देश का अपमान करते हैं, जो कि सोचने वाली बात है। बहुत अहम बात। अमिताभ जी, हार्डकोर हिंदू नेतृत्व वाली सरकार, जैसा कि इल्जाम लगता है, वो इस्लामिक मुल्कों के बड़े बड़े अवार्ड रिसीव कर रही है, उनको दिए जा रहे हैं, कैसे इसको देखें? देखिए, ये इसको मैं कहूँगा ये भारतीय संस्कृति की स्वीकार्यता को बता रहा है कि ये मान लिया गया कि कभी छिपाया नहीं। मोदी जी ने जो भी उनका आचरण है, चाहे वो काशी में जाना, गंगा की आरती करना, वो सारी चीजें, और इसके बावजूद ये कहा गया, इवन संघ प्रमुख ने भी ये बात कही कि हम इस विचारधारा से दुनिया का कल्याण है, ये विचारधारा किसी की विरोधी नहीं है। और इस्लामी मुल्कों को गले लगा करके ये और सिद्ध हो गया कि हम वास्तव में किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम उस संकीर्ण सोच के विरोधी है जो कहीं भी हो सकती है। और केवल पाकिस्तान और उसकी विचारधारा को पोषित करता हुआ कहीं वामपंथ, कहीं कुछ अतिवादी संगठन, उनको छोड़ दीजिए, तो पूरी दुनिया में अब भारतीय संस्कृति जीत रही है। इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। और ये कहना, और हम सदियों से ऐसे रहते आए हैं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ के अंदर कब से नवाबों ने क्या नहीं किया, मतलब वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर जो है हनुमान मंदिर, आज भी श्रद्धा से है, वो नवाब साहब की माता जी ने बनवा के उसको हनुमान मंदिर जनता के सामने रखा। ये सारी चीजें जो हैं उसको, और सदियों के साथ से हम इस तरह से जीते आए। एक ही मतलब कबीर को देख लीजिए, कितनी मज़ारों में लोग यहाँ पे जाते हैं। दूसरी तरफ मुल्कों, दूसरे इस्लामिक मुल्कों में देखिए, कभी मज़ारों के नाम पर लड़ाई, अपने ही पंथ के बीच में स्वीकार्यता नहीं है। तो दुनिया ये जान गई कि जीना है तो स्वीकार्यता के साथ जीना होगा। जैसा इन्होंने अभी कहा कि हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ना होगा, जब तक ये विचारधारा सामने नहीं आएगी। और ये बहुत अच्छा है कि ये सारी चीजें एक साथ सामने आ रही हैं। मैं 10 सेकंड इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। जैसा कि सर ने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। जामनगर रिफाइनरी में जो RIL आपका ऑयल एंड केमिकल, उसमें प्लांट में इन्वेस्टमेंट हुई है 15 अरब डॉलर की, उसका दूसरा मायना एक और है। एक और रिपोर्ट अभी रिसेंटली प्रकाशित हुई है, द टेलीग्राफ ने वो किया है, उसमें साफ लिखा है कि जिस तरह से आज के मुद्दे हैं, जैसे अभी 370 और 35A को लेके अभी जितना भी सरगर्मी रही है इस पूरी दुनिया में, आप देखिए कि इन इन्वेस्टमेंट्स के बाद जितने भी बड़े मुद्दे होंगे, खास तौर पर आप देखेंगे कि UAE आपसे कभी भी चाहकर भी आपके अगेंस्ट एक कड़ा स्टैंड नहीं ले सकता। टेक्निकली ये पॉलिसी की जीत है। और एक मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट और इसमें एनलाइटन करना चाहूंगा ऑन अ लाइटर नोट। पाकिस्तान ने एक इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर चुना है। अभी आप देखेंगे मक्का में एक OIC की मीटिंग हुई थी जून में। उस दौरान क्या हुआ कि क्राउन प्रिंस सलमान से मिलने गए इमरान खान साहब, और जब हाथ मिलाते हैं तो उनको क्या कहना था, वो अपने कन्वर्टर से बात कर रहे थे। और कन्वर्टर से बात करने के बाद कन्वर्टर ने जब उस चीज को आगे भेजा और उसके बाद वो चल दिए, उन्होंने उसका ना रिप्लाई का इंतजार किया, ना रिएक्शन देखा। इनफैक्ट उसके बाद ये हुआ कि द्विपक्षीय जो वार्ता होनी थी वो भी कैंसिल हो गई। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जब आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो तब आप एक कंप्लीट मैन की बात करते हैं। ये हिंदुत्व से आप उसको जोड़िए, इसकी गाड़ी ड्राइव करने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए, पुलवामा के टाइम जब इस देश के प्रधानमंत्री ने क्राउन प्रिंस सलमान को गले लगाया और वो जाकर एयरपोर्ट पर खड़े थे, तो इस देश का तमाम विपक्ष एक बार फिर खिलाफ था इस बात के, और वो कहते थे कि
देखिए एक तरफ बम बरसाए जा रहे हैं, एक तरफ हमारे साथ पुलवामा हो रहा है और दूसरी तरफ ये गले मिल रहे हैं, लेकिन उस समय में शांत रहकर, काम रहकर और जिस तरह से अपने मेहमान के साथ एक मेहमान नवाजी करनी चाहिए वो करने के बाद पुलवामा का जवाब भी दिया। और आज देखिए यूएई के साथ हम कितने बेहतर संबंधों में हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं अब्दुल मोइज साहब के पास भी आ रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर और लेना होगा। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, इसको अपने दिलो दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलकर सुनिएगा और किस तरह से स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, मोदी हुकूमत की, हिंदुस्तान की, इस्लामिक मुल्कों के बीच, उस पर बहुत तफसील से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुस्लिम दुनिया के, मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे सम्मानित लीडर, सबसे मुअज़्ज़िज़ लीडर जिसको हम कह सकते हैं, उसके तौर पर उभर रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। अपने बड़े शहरी अवार्ड तमाम बड़े मुस्लिम ममालिक की जानिब से, जो कि अगवा हैं, जो कि क़यादत करते हैं, उनकी जानिब से लगातार दिया जा रहा है। और अब उन्हें यूएई का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड यानी सबसे बड़ा शहरी अवार्ड ऑर्डर ऑफ ज़ायद भी दिया जाने वाला है उनके यूएई दौरे के दौरान, जो कि 23 से 25 तारीख तक रहेगा। 22 को फ्रांस में होंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास अब्दुल मोइद साहब। हमने तमाम पहलुओं पर बात की। वही सवाल जो मैंने अमिताभ जी से रखा था ब्रेक से पहले, मैं आपके पास रख रहा हूं। जैसा कि इल्जाम लगा है, हार्डकोर हिंदू लीडर, हार्डकोर हिंदू हुकूमत की क़यादत करने वाले लीडर को इतने बड़े बड़े वो अवार्ड जो कि मुस्लिम ममालिक की जानिब से दिए जा रहे हैं, कैसे इसको देखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं कि हार्डकोर हिंदुत्व या ये इल्जाम लगता है जी। नहीं, ये असल में इल्जाम लगाना एक अलग बात है। आप कभी भी पॉलिसीज को इस्लामिक या हिंदुत्व या किसी मजहबी चश्मे से आप नहीं देख सकते। हमारे यहाँ का दुर्भाग्य ये है, और हम खासतौर से नौजवानों का, वो चाहे वो सनातन संस्कृति में यकीन रखने वाले हो या इस्लाम में, दोनों का उसके ताल्लुक नहीं। जो कुछ भी कोई बात होती है, तुरंत उसको हमारे आंखों पर एक मजहब का, धर्म का चश्मा चढ़ जाता है। फिर होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि चीजें चल क्या रही हैं। हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंचते हैं, हम डायलॉग खत्म कर देते हैं, नरेशन हमारा बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। तो चीजों को, हर चीज को मजहब के आईने से देखना हमें बंद करना होगा। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज है कि इमरान भाई, आप देखें, सऊदी की जो हैसियत पिछले 10 वर्षों में है जी, वो बहुत हद तक बिल्कुल किसी को कहते हैं ना कि चेंज होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि सऊदी के साथ ये क्या था कि एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने का इल्जाम जो था वो सऊदी के ऊपर था। पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ, वहाबियत खास तौर से जी, ये हुआ। तो अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपनी चीजों को मनवाने के लिए वो सपोर्ट करते थे, अभी पिछले 5 वर्षों में उनके ताल्लुकात थोड़े से गड़बड़ हुए थे, जब वो कतर के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए थे। और आपको याद होगा, ऐसा पहली बार हुआ था कि जब सीरिया में जंग चल रही थी और अमेरिकन आर्मी जो है वो सीरिया के करीब पहुंची थी, तो रशिया ने अपने युद्धपोत सऊदी पे खड़े कर दिए थे। ठीक है ना। तो कुछ ऐसी इमेजेस ये सऊदी की हो या उसके इर्द गिर्द जितने भी अरब ममालिक रहे हैं जो उस विचारधारा में यकीन रखते थे, अपनी छवि को बचाने के लिए उन्हें कुछ ऐसे ममालिक की जरूरत है जी। हिंदुस्तान जो है बिलाशुबहा एक उभरता हुआ, एक नई उभरती हुई नई ताकत है। आप देखें, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, अमेरिका है, इजराइल है, इन तमाम के साथ जो ताल्लुकात इस्तवार हुए, जो ताल्लुकात मजबूत हुए, कहीं ना कहीं एक बड़े ताकतवर मुल्क के रूप में ये उभर रहा है। तो अब लोगों को लगता है वो ममालिक जिनकी छवि जो है वो एक्सट्रीमिज्म की, तशद्दुद की, इंतहा पसंदी की या सिर्फ मुस्लिम होने की, इस्लाम परस्त होने की जो छवि बन गई थी, उन्हें निकलने के लिए ऐसे ममालिक के साथ आने की जरूरत पड़ती है कि हम सिर्फ जो है वो इस्लाम परस्त नहीं है या जो तशद्दुद है या इंतहा पसंदी है वो हमारा जो है हमारी पॉलिसी नहीं है। जबकि आपको हैरानी होगी कि ये बात जो है अलल ऐलान एक्सेप्ट हुआ था कि हमारे आबाओ अजदाद ने वहाबी, उन्होंने वर्ड यूज किया था, वहाबी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए अमेरिका के इशारे पे बहुत सारा धन खर्च किया। ठीक है ना। अब छवि सुधारनी है। छवि सुधारने के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों के साथ या ऐसी शख्सियतों के साथ, ऐसी हुकूमतों के साथ खड़ा हुआ जाए जिनकी पहचान जो बैनुल अक़वामी सतह पर है वो सौहार्द की है,
मिलाने की है, सबको एक साथ लेकर चलने की है। हिंदुस्तान में आप प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को आप चाहे मुस्लिम मुखालिफ कहो, हार्डकोर हिंदू कहो, कट्टरवाद, जो भी कहना है कहो, लेकिन हिंदुस्तान की जो इमेज हिंदुस्तान से बाहर ममालिक में इंटरनेशनल ग्लोबली जो पहुंच रही है, जिस तरीके से भी वो पहुंचा रहे हैं, जो पहुंच रही है, हमारा तो सब उस पे है कि जो पहुंच रही है वो ये है कि वो सबके साथ सबको अपने साथ खड़ा करके सबका साथ सबका विकास वो है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हर उस मुल्क के लिए जिस मुल्क की अपनी छवि कहीं ना कहीं कम्युनल की तरफ जा रही हो या एक जो है खास विचारधारा की तरफ जा रही हो। तो इसलिए मतलब वो ममालिक भी अपनी उस छवि से बाहर निकलने के लिए हमारे जैसे मिली-जुली तहजीब वाले लोगों का साथ चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखें, मतलब वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएंगे, वो हमारी तरफ देखेंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज सऊदी को उस वक्त मिला, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को इस बात के लिए जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया था। आपको याद होगा जब सऊदी का दौरा हुआ था तो उस वक्त जो है वो उनके बादशाह के पैर छूने पर बहुत सारा क्रिटिसाइज हुआ था कि जो है एक मुल्क का वजीर आजम किस तरीके से जो है दूसरे मुल्क के क्या कहते हैं हेड के पैर कैसे छू सकता है। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम अपना जो सबसे आला है, यानी कि जो कहते हैं कि जो उच्चतम हमारा जो संस्कार हो सकता है वो वही था पैर छूना। और आज उसका नतीजा आप देखिए कि उनके यहां जो उच्चतम सम्मान जो हो सकता है वो किसी मुस्लिम मुल्क के किसी मुस्लिम लीडर को ना देते हुए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो अवार्ड, वो ऑनर और वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अब इसको अगर हम यहां पर जो है वो मजहब की आड़ में देखेंगे तो फिर हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, वो चाहे जितनी भी मसाला चले। आज असल में हालात ये हो गए इमरान साहब कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई भी चीजें लेकर के आते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक दीवार आती है, एक आईना, वो मजहब आता है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं आता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपने बस मेरे सवाल तक ही पहुंच गए। मैं आपसे नेक्स्ट यही पूछने वाला था कि हिंदुस्तान के मुसलमान क्या इस चीज पर गौर व खोज करेंगे? मैं ये तो नहीं कहता कि वो सारे मुखालिफ हैं, बहुत बड़े पैमाने पर शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट भी किया, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो एक परसेप्शन है या जो कई बार हम सोशल मीडिया के जरिए भी देखते हैं, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मसाइल को मसाइल की तरह लेने की जरूरत है। कोई भी बिल आता है, कोई भी स्टेटमेंट आता है, कोई भी जो है नया फरमान जारी होता है तो आप पहले उस पर गौर करो कि जो चीजें कही जा रही है आप उसी पर, अगर आपके पास इल्म है, अहलियत है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। तो अगर क्रिटिसाइज भी करना है तो आप चीजों को करो, पॉलिसीज पे बात करो, उस पर डिस्कस करो। जो मोदी हुकूमत कर रही है इसलिए हमको तकलीफ। मसला अब ये नहीं कि अगर मोदी जी अगर 370 हटाते हैं तो मुजरिम है और अगर मोदी जी के अलावा कोई हटाता है तो वो जो है मुजरिम नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। जो गलत है वो गलत है, ये बहुत अहम बात, साथ गलत, बहुत अहम बात बोली आपने इंटरनेशनल चैनल से। इसमें जो है जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं अमिताभ जी? आ रहा हूं सर, बस आपके पास भी आ रहा हूं। बहुत भाई की बात से बड़ा रोचक चीज याद आ रही है कि अर्थ और धर्म को हम विरोधी समझ रहे हैं। इस हुकूमत की खासियत यह है कि इसने अर्थ, धर्म और फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, तीनों को एक सिंक में लेके आगे बढ़ी। ये गुजरात की ही, गुजरात से ही मोदी जी आते हैं और वहीं की परंपरा है। सोमनाथ के जो मुख्य पुजारी थे जी, गुजरात में जो मस्जिद बनी उसका भूमि पूजन उन्होंने किया। ये किताब अभी हाल में आई लक्ष्मीनामा, उसमें इसका जिक्र मिलता है। तो यानी कि हमारा जो अर्थतंत्र चल रहा है वो धर्म के साथ चल रहा है और ये घोषित रूप से चल रहा है। अगर ये किसी का विरोधी नहीं है तो धर्म और अर्थ साथ साथ चल सकते हैं और दुनिया के कल्याण की भावना के साथ चल सकते हैं। वास्तव में देखिए दुनिया में शांति तब होगी कि चीन आज हम पर हमारे हित देख रहा है कि क्यों देख रहा है कि अगर हमला करेंगे तो हमारे उद्योग को नुकसान ना पहुंचे। हम तो जब दुनिया की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि अर्थनीति और धर्म और संस्कृति और विदेश नीति सब एक सिंक में चले। ये चीज बेहद जरूरी है और इस हुकूमत ने ये कर दिखाया। बहुत है रविंद्र जी। या मैं केवल सऊदी पे थोड़ा सा एक आध दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। वेरी ट्रू, गुड डिस्कशन। आई मीन वेरी, आई थिंक देखिए हर देश अपने इंटरेस्ट पर चलता है, तो सऊदी भी जो हमारे साथ स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है वो वही बात है, उसको अपना इंटरेस्ट भी दिखता है इकोनॉमी का, और स्पेशली ये जो पॉइंट अपनी इमेज, छवि बनाने का। और छवि बनाने का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए सऊदी अरेबिया पिछले आई थिंक 1 या 2 साल से की इमेज काफी खराब हो रही है बाय द वे दुनिया में, बिकॉज ऑफ
अदनान खाशोगी, जर्नलिस्ट। यमन का मसला भी है। यमन का अलग है जी। यमन का अलग है, यमन है वो जर्नलिस्ट के जर्नलिस्ट का जो हर्ष, मतलब उसका जो एंड रहा, उसके चलते यूएस में, यूरोप में, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में सऊदी अरेबिया की इमेज को बहुत इंपैक्ट हुआ है। यूएस में तो अभी भी सऊदी के रिलेशन चल रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट और जैरेड कुशनर, उनके जो सन इन लॉ है। यूएस की कांग्रेस और जो नीचे का हाउस और ऊपर की सेनेट, दोनों में मल्टीपल कांग्रेसमैन आर, इनफैक्ट काफी कुछ वो सऊदी की डील्स वो रोकने को कर रहे हैं, राइट। यूरोप में भी है। तो सऊदी का एक रीजन ऑल्सो इज लुकिंग फॉर मोर फ्रेंड्स इस तरफ, एंड स्पेशली वो ना भी होता तब भी वो भारत से तो रिश्ते उसे अच्छे बना रहा है, राइट। बट वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है सऊदी का, आई थिंक, फॉर टर्निंग टुवर्ड्स इंडिया। दूसरी बात, अभी ये जो मैं बात कह रहा था आपसे कि ये $500 बिलियन की एक पूरी नई टाउनशिप, पूरा नया एक बहुत बड़ा जोन बना रहे हैं, नया पैलेस वहीं होगा, किंग्स की रेजिडेंस भी वहीं होंगी। उसके लिए क्राउन प्रिंस ने लास्ट ईयर एक इवेंट करा था इनवाइटिंग इन्वेस्टर्स, जैसे कि डावोस, उसको वो डावोस इन डेजर्ट अनाउंस किया था उन्होंने, राइट। सारे लोग आ रहे थे, बट उसी समय इस जर्नलिस्ट की किलिंग की बात आई, तो आधे से ज्यादा लोग ड्रॉप आउट हो गए थे, तो वो समिट उनकी सक्सेस भी नहीं हुई थी एक से। इस साल ऑब्वियसली फिर हो रही है, और मेरे विचार से मोदी जी इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया अराउंड सितंबर अक्टूबर, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो आई कैन गारंटी यू मोस्ट प्रोबब्ली ये जो समिट होगी उसमें मोदी जी विल बी अ चीफ गेस्ट, ओके, मोस्ट प्रोबब्ली। सो हर देश अपने उसमें चल रहा है, एंड वी आर साउदीज इन्वेस्टिंग। आपका यूएई, इन्होंने $75 बिलियन कमिट करा है इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया, ओके, विच आर ऑलरेडी हैपनिंग। उन 75 बिलियन में से 10-15 बिलियन ऑलरेडी आ चुकी है। आपकी जेपी पावर, सोलर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई पोर्ट इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया। $75 बिलियन बिग नंबर, राइट। तो वो वहां से आ रहा है, सऊदी इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है, और हमारा डायस्पोरा है वहां पे, इतना हमारा डायस्पोरा है वहां पे, इतनी अच्छी काम करते हैं, रेमिटेंसेस आती हैं हमारे पास। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस हमारे देश में आता है, करीब $70 बिलियन है वर्ल्ड वाइड से, राइट। और अमेरिका से तो कुछ आता है, बट ज्यादा पैसा जो आता है एक्चुअली हमारा अरब कंट्रीज से आता है, ओके। तो मल्टीपल लिंकेजेस हैं, कल्चर, रुपया वहां की करेंसी होती थी साहब, यूएई जो बना, और ये यूएई में, बहरीन में और यूएई में रुपए जो कार्ड है, उसी को, उसको भी जो है वो इंडियन रुपी शुरू करने जा रहे हैं जी। सो वी हैव ह्यूज लिंक्स, इतना क्लोज है, तो हमें इनको अच्छे से डेवलप करना है एंड आगे चलना है। सो इट्स अमेजिंग जो अभी हो रही है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है जी। जल्दी फाइनल कमेंट, बस 3 मिनट बचे हैं सर, मैं जल्दी आप तीनों देना चाहता हूं पॉलिसी में, बस आ रहा हूं सर, जी अमिताभ जी जल्दी। फॉरेन पॉलिसी में एक बात बहुत पहले से कही जाती रही है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज, ओनली अवर इंटरेस्ट आर। बेशक। तो इसमें भी देखिए, ये मान के चलिए कि एक अलग तरह का कंपटीशन भी है। ईरान, मतलब कौन भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना, इसमें इजराइल तो बहुत पीछे छूट गया। अब लड़ाई और प्रतियोगिता ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका की नजरें टेढ़ी हैं। तो भारत के बाजार के तौर पर भी दोनों मुल्कों में चल रहा है कि यूएई ज्यादा बेहतर करता है या हमारे बाकी इस्लामिक मुल्क। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो एक तरह से लायबिलिटी बन गया है कि इनके साथ संबंध बनाने का मतलब है ये आएंगे और केवल उधार मांग के चले जाएंगे, और वो वापस भी करने वाले नजर नहीं आ रहे। चीन के लिए भी मजबूरी है पाकिस्तान को ढोना, क्योंकि वो निवेश कर चुका है। अगर आज की हालत शायद उसे मालूम होती तो वो अपनी सड़क का रास्ता भी कोई और खोजता। तो आने वाले समय में चीजें देखनी मुझे लगता है जी। अब्दुल मोइन साहब, हाँ, मैंने अभी जो बात कही कि धर्म के आईने से, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि यूएई, बहरीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक, ये तमाम के तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ जिस तरीके से रिश्ते इस्तवार कर रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को उस पर एक नुक्ते पर और गौर करना चाहिए कि आप जिन मसाइल में अपने आप को मजहब से बांध करके उलझ जाते हैं, उन मसाइल में, और जब भी कोई इस्लाम मसला होता है तो आप कहते हो सऊदी का रेफरेंस होता है, इजिप्ट का रेफरेंस होता है, टर्की का रेफरेंस होता है। उसी के बरखिलाफ ये ममालिक जो है वो सियासी तौर पर एक दूसरे से बाहम मिल करके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप कहां हैं और किस नजरिए से आप अपने आप को देख रहे हैं कि जो है उसमें आप उलझ कर रह जाते हैं। वो मुस्लिम मुल्क है, वो मुसलमान है, उसके बावजूद आप जिनके लिए कहते हो कि वो तुम्हारे दुश्मन है, उनके साथ वो मिलते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, आगे जो है क्या कहते हैं वो बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, और फिर आप
आपको अपना जो है किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। इनसे सीखो आप, रेफरेंस एक चर्चा का ये निचोड़ भी, और दूसरे में जो है इस चर्चा का ये निचोड़ भी अपने रेफरेंस मूल का रेफरेंस देखो, और दूसरी बात जब मसला आएगा सियासी तौर पर उसे समझने की तो फिर तुम वॉकआउट हो जाओगे। तो उसको तो समझने की जरूरत आपको पड़ेगी। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। शिवम जी मैं माफी चाहता हूँ, वक्त पूरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत सारी आप लोगों से बात हुई। हम इस मसले पर और बैठेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे, तफसील से और इस पर बात करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।